देता है, ना दिखाई देता है और ना ही महसूस कर पाते हैं। ये इनविजिबल है, अदृश्य है, और इसी के कारण, ये अदृश्य होने के कारण जो लोगों तक इसकी जानकारी है ना, बहुत ना के बराबर है। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लोग सिर्फ एक शब्द जानते हैं, रेडिएशन। बस लोगों को पता है कि हाँ मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें रेडिएशन है, पर उनको लगता है कि हम सब सेफ है। जो मोबाइल में से रेडिएशन आ रहा है, उनको लगता है कि हम सेफ है इस रेडिएशन से, और इसके लिए उनके आगे वो कभी इसके बारे में जानकारी लेना ही नहीं चाहते, ना जानकारी उनके मिली है, उनको अवेयरनेस मिली है। मैं आपको यहाँ पर आज हमारे प्रोडक्ट्स एनवायरोचिप, एनवायरोब्लॉक को प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोग को ये जो प्रोडक्ट के इस्तेमाल क्यों होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, तो ये कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आपको प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करना है, आप लोगों को तक उसकी जो प्रॉब्लम्स है, नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो बतानी है। तब वो जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो अवेयरनेस आएंगी, लोगों को जानकारी मिलेगी, लोग आपसे खुद सामने से डिमांड करेंगे, आपसे मांगेंगे कि सर हमें इसका, मैडम हमें इसका सॉल्यूशन दीजिए। आप तब उनको बता सकते हैं कि हमारे इस मोदी केयर नेटवर्क में ऐसा प्रोडक्ट है, एनवायरोचिप, मोदी केयर एनवायरोचिप और मोदी केयर एनवायरोग्लोब, जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोग आपसे सॉल्यूशंस मांगेंगे, राइट। तो इस तरह से आप उसको प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। अगर कल को जाके आप सिर्फ ये लेंगे प्रोडक्ट और जाएंगे बोलेंगे ये लीजिए एनवायरोग्लोब अपने घर पे रखिए, ये रेडिएशन प्योरीफाई करता है, इससे आपका घर प्योरीफाई हो जाएगा, तो लोग इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे इजीली। लोग आपसे मांगेंगे कि सर ये तो आपने कह दिया, पर कैसे करता है काम, ये क्या है चीज, इसकी सारी जानकारी हमें दीजिए। जब ये चीजें कोई जानकारी नहीं होगी तो लोग, आपको लगता है प्रोडक्ट खरीदेंगे? नहीं ना। तो यही चीज है, आज मैं आपको यही सारी चीजों की जानकारी दूंगा आपके सामने, कि आपको जो अवेयरनेस बताऊंगा, आप इस लोगों को उस तरह से ही बताइए लोगों को। मैं नहीं कह रहा हूं एकदम सेम टू सेम डुप्लीकेट, पर जितना आप समझ सकते हैं मेरे जरिए उतना समझने की कोशिश करिए और उसको उस तरह से लोगों तक बताइए, और देखिए फिर आपसे लोग खुद ब खुद सामने से इस चीज की मांग करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका प्रमोट भी हो जाएगा प्रोडक्ट, आपके सेल्स भी बढ़ेंगे, आपके खुद के भी बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, खुद सेल्फ यूज करिए, हर एक घर में एक एनवायरोग्लोब होना जरूरी है। आप खुद सेल्फ यूज करिए और साथ में साथ लोगों को, अपने टीम में लोगों को प्रमोट करिए, राइट। तो हम सब जानते हैं आज के दौर में ये सारे जो पॉल्यूशंस हैं, ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और उसके बाद हमने जो रेडिएशंस जो पॉल्यूशन की, वो रेडिएशंस पॉल्यूशन कहाँ से आते हैं, उसके सोर्सेज क्या है, उसके कारण क्या है। सोर्सेज आपके सामने है, जैसे कि मोबाइल टावर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, और तो और घर में जो हम वाईफाई राउटर इस्तेमाल करते हैं, घर के पास अगर हमारी कोई हाई पावर टेंशन लाइन्स जा रही है, और अगर बूस्टर्स है, बूस्टर्स यानी कि जो सिग्नल बढ़ाने का काम करते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ एडिशनल एम्पलीफाई करते हैं, राइट। इस तरह की अगर सारी चीजें जो हमारे आसपास में है, तो इनसे होने वाले जो हमें रेडिएशंस के असर हो रहे हैं हमारे शरीर पे, वो हानिकारक है। और ये सारे वो सोर्सेज है, इसमें से कुछ सोर्सेज यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, जैसे कि वाईफाई राउटर्स तो मैंने बोल दिया आपको। उसके अलावा घरों में टीवी, फ्रिज, स्मार्ट टीवीज कहने का मतलब है फ्रिज, एसीज, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव, एलईडी लाइट्स। आज के टाइम में घरों में जो लोग अपना इंटीरियर्स बनाते हैं तो फैंसी लाइट्स लगाते हैं, एलईडी लाइट्स लगाते हैं। माइंड कि एलईडी लाइट्स भी रेडिएशन एमिट करते हैं। तो इतने सारे जो चीजें हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके जरिए जो रेडिएशन पसर रहा है, इसके जरिए जो रेडिएशन पूरे सराउंडिंग में है, आप उसी के बीच रहते हैं। और ये कोई एक दिन या 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन का सवाल नहीं है, ये रोज का है। रेडिएशंस के जरिए होने वाले जो हानिकारक असर है, ये 1 दिन में नहीं होते हैं, और ये होते हैं कैसे, रोज के रोज, डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में हम इतना रहते हैं उस सराउंडिंग में। इट वर्क्स एज अ स्लो पॉइजन। ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है हमारे शरीर पे, आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ ग्रेजुअली जब हम इसके अंदर ही रहते हैं, इसी सराउंडिंग में रहते हैं, तो हमारे ये शरीर पे असर करने लगता है। साथ ही साथ मोबाइल फोन्स पे अगर आप बात करते हैं, अगर दिन में आपने 1 फोन कॉल किया, 10 फोन किए, 100 फोन कर लिए ज्यादा में ज्यादा, तो 100 फोन करने से आपको कोई हानिकारक असर नहीं होंगे एक दिन में। पर रोज 365 दिन जब आप रोज 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 इतने फोन पे बात करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कानों पे लगा के फोन को बात करते हैं इतने देर तक, रोज होने वाले जो ये क्रिया है, इससे जो होने वाले हानिकारक असर है, रेडिएशन, वो आपके शरीर पे असर करने लगते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो पॉइजन, जैसे मैंने कहा, ये ग्रेजुअली हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां ले आता है, ऐसे कुछ हमारी चीजों को हमारे शरीर में असर करता है। हमें से छोटी मोटी और लंबे अरसे में होने वाली बीमारियां होती है, वो हमारे साथ होती है। वो क्या है बीमारी हम देखेंगे आगे चल के, पर उसके पहले मैं आपके सामने रखूंगा एक छोटी सी चीज। आप देख सकते हैं ये एक ऑफिस का लेआउट है, एक आईटी कंपनी का छोटा सा एक लेआउट है, जहां पर आप देख सकते हैं ये सारे जो वर्क स्टेशन है, ये सारे वर्क स्टेशन पे लोग बैठ के काम कर रहे हैं, राइट। जब आप ये सारे लोग अपने वर्क स्टेशन पे, अपने ऑफिस में डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो क्या इनके पास उनका खुद का एक मोबाइल होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। एक लैपटॉप होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो 2 चीजें तो उनके पास है ही है, यानी कि मोबाइल फोन्स और लैपटॉप, जिसके जरिए वो बैठ के काम कर रहे हैं। और इन दोनों चीजों के जरिए पूरे उनके हर एक ऑफिस पे, हर एक डेस्क पे एक लैपटॉप, मोबाइल है, तो क्या रेडिएशन पसर रहा है कि नहीं फैल रहा है? ऑफ कोर्स फैल रहा है, राइट। इस नेटवर्क को, पूरे ऑफिस के सभी लोगों को नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए क्या है? सर्वर रूम। बीचों बीच एक करके सर्वर रूम है, और उस सर्वर रूम के जरिए कनेक्शन मिल रहा है, हमें कनेक्टिविटी मिल रही है, ताकि हम हमारे इंटरनेट एक्सेस कर सके, ईमेल एक्सेस कर सके हमारे ऑफिस में बैठ के। तो वो सर्वर रूम में क्या इस्तेमाल हो रहा है? वाईफाई राउटर्स इस्तेमाल हो रहा है, और वाईफाई राउटर्स के जरिए फिर से पूरे ऑफिस के माहौल में रेडिएशन पसर रहा है।
तो वो एक आपके सामने और एक एडिशनल रेडिएशंस का सोर्स आ गया, यानी कि लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई राउटर से सारे आप देखेंगे ये सारे सोर्सेज हैं जिसके जरिए ऑफिस में भी काम करने वाले लोगों के ऊपर रेडिएशंस का असर हो रहा है, राइट। अगर पास ही में कोई या उसी ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर या पास में बाजू के पास की बिल्डिंग में अगर कोई मोबाइल का टावर है तो आप देख सकते हैं मोबाइल टावर का जो रेडिएशन पसर रहा है, फैल रहा है, वो पूरे के पूरे ऑफिस के लोगों पे फैल रहा है और ये सारी चीजों का असर हो रहा है लोगों के ऊपर। और अगर नीचे पास ही में अगर उसके पास से ही कोई हाई पावर टेंशन लाइन जा रहा है, हाई पावर टेंशन लाइन यानी कि हाई टेंशन लाइन, इलेक्ट्रिक की केबल्स की लाइन जा रही है, टावर्स है, तो उसके जरिए जो रेडिएशन पसर रहा है, फैल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। पूरा का पूरा ऑफिस यानी कि पूरा माहौल आप रेडिएशन से आप सराउंडेड हैं और इसके बीच में आप रह रहे हैं। और क्या आप ऑफिस में 1 घंटे या 2 घंटे काम करते हैं? नहीं ना, कम से कम 8 घंटे। जो भी आपके ऑफिस के आवर्स के ड्यूटीज होते हैं, 9 to 6 बोलिए, 10 to 7 बोलिए, 11 to 8 बोलिए, जो भी है 8 से 10 घंटे, और कभी ओवर टाइम करना पड़े बॉस के चक्कर में तो ज्यादा जो काम करते हैं आप, तो अगर आप 10-10, 12 घंटे काम करते हैं, सोचिए बीपीओ, कॉल सेंटर्स, आईटी में जो है काम करते हैं 12-12 घंटे की उनकी ड्यूटीज होती है कई बार, तो इसमें वो क्या कर रहे थे, लगातार फोन पे हेडफोन्स लगा के बैठे थे, लैपटॉप सामने रहता है, मोबाइल सामने रहता है, सारे इंटरनेट इनके जरिए। और ये एक दिन नहीं हो रहा है, रोज हो रहा है, क्योंकि आप 7 दिन तो नहीं काम कर रहे, चलिए मंडे टू सैटरडे काम कर रहे हैं, राइट, मंडे टू सैटरडे 6 के 6 दिन आप जब ये काम कर रहे हैं रेगुलरली, हफ्ते के बाद, तो ये सारी चीजों का जो रेडिएशन का असर आपके शरीर पे हो रहा है ये हानिकारक है। और ये क्या हानिकारक असर आपके साथ होते हैं, क्या बीमारी होती है, ये हम जानेंगे। पर सबसे पहले हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हमें बीमारियों का कारण क्या है? कोई बताएगा मुझे क्या प्रॉब्लम है कि जिसके जरिए हमारे शरीर में बीमारियां सबसे पहले हमें होती है? सबसे एक छोटा सा कारण जो हमें छोटी बीमारियां से लेके बड़ी बीमारियों तक हमें लेके जा सकता है, क्या है वो? स्ट्रेस। एब्सोल्युटली सही बात कहा आपने मैम, स्ट्रेस, राइट, यानी कि तनाव। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में सारी बीमारियों की शुरुआत है। और ये स्ट्रेस कहां से आता है, सभी को दिख रहा है ये? राइट, क्लियर है? ओके, स्ट्रेस ये कहां से आता है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, कहां से ये इसका सोर्सेज है स्ट्रेस का? कोई बताना चाहेगा मुझे? रेडिएशन तो एक है, पर उसके अलावा हमारे पर्सनल लाइफ में हमारे स्ट्रेस होता है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमारे स्ट्रेस होता है। पर्सनल लाइफ यानी कि हमारे रिश्तों को लेके, हस्बैंड वाइफ, मम्मी डैडी, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, जो भी हमारे हैं, अगर थोड़ी बहुत अनबन हो जाए तो क्या वो स्ट्रेस नहीं होता हमारे शरीर में? तनाव आता है कि नहीं आता है? राइट, तो ये तनाव, स्ट्रेस वहां से आता है। प्रोफेशनल लाइफ यानी काम को लेके, जैसे हम अगर काम करें तो हमें पता नहीं आज के टाइम में हम जॉब कर रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी है कि नहीं है, कल को हमारी कंपनी सही नहीं चले तो हमारे को हो सकता है बोल दे भाई परसों से मत आना, कल आखिरी दिन है तुम्हारे, या कल आज ही आखिरी दिन है, कल से मत आओ, हो सकता है, सिक्योरिटी नहीं है। ये ज्यादातर आज के टाइम में होता है, सेल्स की वजह से, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, पर प्रोफेशनल लाइफ में भी स्ट्रेस होता है, राइट। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों के लाइफ के जरिए जो हमें स्ट्रेस मिलता है, ये जो कारण है वो स्ट्रेस हमें वहां से आता है। और इस स्ट्रेस को हम दूर करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं? रोज के रोज योगा, मेडिटेशन, शांत बैठते हैं, जरा मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं। और कई बार ये स्ट्रेस अगर ज्यादा बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, अपने सिटी से, जहां पर हम रह रहे हैं वहां से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके आउट ऑफ स्टेशन, हिल स्टेशन जाके एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ जाके 4-5 दिनों के लिए, हफ्ते भर के लिए, राइट है कि नहीं? मतलब yes, आप लखनऊ से यहाँ पर आए हैं स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, ताकि आप मेरी ट्रेनिंग लेके वो स्ट्रेस आगे रिलीव कर सके, राइट? बिल्कुल सर, सही है। तो ये जस्ट कहना है, जस्ट जोकिंग मैम। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, और तो और हम आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं ताकि स्ट्रेस रिलीव करते हैं। और जब हम लौट के आते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं, और हम फिर से अपनी रोज की रोजमर्रा जिंदगी शुरू करते हैं, राइट। ये तो यहाँ से जरिए जो स्ट्रेस आ रहा है, पर एक चीज और है जिसके जरिए स्ट्रेस आता है हमारे लाइफ में, और वो क्या है, जहां से स्ट्रेस आता है वो है रेडिएशंस, राइट। 2 अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस इसके जरिए आती है। एक तो मैन मेड रेडिएशन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी सारी, राइट, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब जो मैंने आपसे कहा, मोबाइल टावर्स जो मैंने आपसे बताया, ये सारी चीजें जो इस्तेमाल हो रही है, या इनके पास में अगर हम रह रहे हैं, मोबाइल टावर हमारे घर के पास है, या हमारे घर के पास अगर कोई हाई पावर टेंशन लाइन्स है, तो इसके जरिए जो हमारे शरीर में स्ट्रेस आ रहा है, ये रेडिएशंस, इसके जरिए जो रेडिएशंस आ रहा है और इसके जरिए जो हमारे स्ट्रेस हमारे तक पहुंच रहे हैं, ये एक कारण है, राइट। ये सारी चीजें हैं, और ये स्ट्रेस के होने वाले जो अधिकतर प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, कुछ छोटे अरसे में होने वाली बीमारियां हैं, कुछ लंबे अरसे में होने वाली बीमारियां हैं, वो क्या है, मैं एक एक करके वो बीमारियां यहाँ पर लिखते जाऊंगा। शुरुआत करूंगा सबसे पहले हेडेक्स, यानी कि सर दर्द, राइट। सबसे पहला है सर दर्द। कई बार हम जब सुबह सोकर उठते हैं ना, हमें सर दर्द जैसी चीजें महसूस होती है। कितने लोगों को यहाँ पर ऐसी चीज महसूस होती है सुबह सोकर उठने पर? होती है कि नहीं होती है, राइट। सभी को नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, पर लोगों को होती है। जैसे एक एक मैं चीजें पूछूंगा, आप अपना जवाब देते जाइएगा। क्यों होता है ये सर दर्द?
कई बार हमें आदत होता है, हम अपने सोते वक्त ये जो अपना मोबाइल फोन है ना, जो जान से प्यारा है, बीवी जान से प्यारी है कि मोबाइल फोन जान से प्यारा है? बीवी जान से प्यारी है। सभी लोग तो अभी वही कहेंगे बीवी जान से ज्यादा प्यारी है, पर अगर ये मोबाइल फोन बीवी के हाथ में चले जाए तो तब कौन प्यारा है? बीवी के मोबाइल फोन। चलिए मजाक का, तो यही चीज है, ये जो इतना जान से प्यारा मोबाइल फोन है ना, हम इसको अपने सिरहाने अपने तकिए के पास रख के सोते हैं, और जब हम इसको अपने सिरहाने तकिए के पास रख के सोते हैं तो यहीं से शुरुआत होती है। ये एक दिन की नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, ये रेगुलर इस्तेमाल करने से हमें यह सारी चीजें होती है सर। और हम सर दर्द हो भी जाए तो हम क्या करते हैं, सुबह सोकर उठने पर हम सोचते हैं कि चलो एक कप चाय पी ले तो हमारा शायद सर दर्द ठीक हो जाए, पर क्या चाय पीने से हमारा सर दर्द ठीक होता है? हमें कुछ ना कुछ गोली मेडिसिन लेनी पड़ती है कि नहीं, दवाई लेनी पड़ती है, राइट? तो यही चीज है। सबसे पहला मैंने आपके सामने रखा था हेडेक। सेकंड इज नथिंग बट स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि इसको कहते हैं हम इंसोमिया, राइट? स्लीप डिसऑर्डर, इसको दूसरे शब्द में हम कहेंगे इंसोमिया। ये क्या है, राइट? स्लीप डिसऑर्डर, इंसोमिया क्या है? इसके 3 प्रकार है। एक, रात को हमें नींद ही नहीं आती। दूसरा, रात को अगर हम सो भी जाएं तो हम रात में 2-3 बार जाग जाते हैं, राइट? और तीसरा, सुबह जब हम सोकर भी उठे ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं है, कुछ देर और सोया जाए, कुछ वक्त और सोया जाए। होता है कि नहीं होता है? फ्रेशनेस नहीं लगता, ताजगी नहीं लगती। अगेन, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, मोबाइल अपनी आदत है, हम अपना मोबाइल फोन अपने सिरहाने तकिए के पास रख के सोते हैं, और इसी से ये सारी चीजें होती हैं। क्या आपको पता है, जब हम अपना मोबाइल फोन अपने शरीर के पास रख के सो रहे होते हैं, फिजिकली यानी टेक्निकली हम सो रहे होते हैं, पर हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है ना, उन्हें आराम नहीं मिल पाता है। आपको पता है सबके शरीर के अंदर सेल्स होते हैं, हमारे नर्व्स, टिश्यूज, सेल्स होते हैं। जो ये जो सेल्स होते हैं उन्हें आराम नहीं मिल पाता है। अगर मैं आपके सामने एक छोटी सी मुस्कुराहट भी दे दूं ना मेरे चेहरे पे, तो ये मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए मेरे शरीर के अंदर 1,30,00,000 सेल काम कर रहे हैं। क्या आपको ये चीज पता थी? नहीं पता थी। किसी को पता थी कि उन्होंने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है पहले इसके लिए, राइट? यही चीज है। अगर सोचिए कि एक छोटी सी मुस्कुराहट के लिए अगर हमारे शरीर के अंदर 1,30,00,000 सेल काम कर रहे हैं, तो शरीर में पूरे सर से लेके पैर तक कितने करोड़ों सेल्स हैं, और उन्हें जब आराम नहीं मिल पाता, क्यों नहीं आराम मिलता है? क्योंकि हम अपना ये जो मोबाइल फोन है अपने सिरहाने अपने तकिए के पास रख के सो रहे होते हैं, और जब हम अपने तकिए के पास रख के सोते हैं, हमारा शरीर फिजिकली टेक्निकली सो रहा होता है, पर शरीर के अंदर जो सेल्स को आराम नहीं मिल पाता, तो उसके कारण स्ट्रेस होने लगता है ये। और यही स्ट्रेस कारण है जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां शुरुआत होने लगती है, जैसे कि सर दर्द होने लगती है, स्लीप डिसऑर्डर यानी इंसोमिया होने लगती है, जिसके मैंने प्रकार आपको बताए। तीसरा और नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम इज नथिंग बट मेमोरी लॉस, राइट? ये मेमोरी लॉस क्या है? मेमोरी लॉस यानी कि यहाँ पर मैं कोई पिक्चर गजनी की बात नहीं कर रहा हूँ। आमिर खान की पिक्चर आई थी ना गजनी, उसमें मेमोरी लॉस अलग था। ये मेमोरी लॉस यानी कि हम अपने रोज के रोज काम में कुछ चीजें करते करते भूल जाना, राइट? हम अक्सर भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें हम कर रहे होते हैं और हम भूल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एग्जाम्पल रखूँ तो हम अपना मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, पर मोबाइल फोन बटन ऑन ही नहीं करते। होता है कि नहीं होता ये चीजें, राइट? चार्जिंग पे लगाया पर ऑन ही नहीं किया, थोड़ी देर बाद लौट के आया और देखा अरे अभी तक तो 30% और कम हो गया, 25 हो गया, अरे क्या बटन ऑन ही नहीं किया। होती है। अपने डॉक्टर के दिए हुए कुछ दवाई को प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, दवाइयों के नाम होते हैं जो हमने लिखे नहीं रहते हैं, लिख के कहीं रख देते हैं और फिर बाद में ढूंढते रहते हैं इमरजेंसी का को कहाँ रखे हैं हमने। ये सारी चीजें होती है। दैट इज नथिंग बट मेमोरी लॉस। छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स है हमारे साथ जो अक्सर दिन में हो रही है। मैं जो आपके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ ये कोई बुक में से पढ़ के मैंने लाया नहीं है, ये कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, ये सारे प्रैक्टिकल चीजें जो हमारे साथ रोज डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में हमारे लाइफ में हो रही है, राइट? तो यही सारी चीजें एग्जांपल्स आप भी अपने तरफ से, आपके साथ भी और कोई एग्जांपल्स हो तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ भी, और अपने डाउनलाइन अपने लोगों के साथ भी एग्जांपल्स शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम इज नथिंग बट इरिटेबिलिटी, यानी कि चिड़चिड़ापन, राइट? इंसान जब भी स्ट्रेस में रहेगा ना वो चिड़चिड़ापन महसूस करेगा। वैसे ही इंसान की लाइफ में स्ट्रेस तो रहता ही है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल, पर रेडिएशंस के जरिए भी इंसान के लाइफ में जो स्ट्रेस आती है रेडिएशंस के जरिए उससे इंसान चिड़चिड़ापन महसूस करता है, ये इरिटेबिलिटी। कई बार आप अपने लोगों को, करीबी लोगों को, दोस्तों को, घर परिवार को कुछ अच्छा सुझाव देते हैं, कुछ अच्छी एडवाइस दे रहे होते हैं और वो आपके ऊपर ही बैकफायर होता है कि नहीं होता है? सभी लोग यहाँ पर मोदी के कंसल्टेंट है, जब आप मोदी करके प्लान समझाने जाते हैं लोगों को या मोदी करके प्रोडक्ट्स बता रहे होते हैं, डेमोज बता रहे होते हैं, कितने लोग होते हैं कि वो सब लोग के सबका आपको हाँ में जवाब देते हैं, कोई ना कोई आपको उल्टा जवाब दे जाए, कोई आपको और भी चीजें को आपको कोई और ट्रैक पे ले जाता है। होता है कि नहीं होता है? सारी चीजें अक्सर ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान ऑलरेडी स्ट्रेस में रहता है और उसी स्ट्रेस के कारण चिड़चिड़ापन इंसान महसूस करता है। और इससे क्या होता है? इससे ऐसा होता है कि हम अपने ही ऑफिस के को-वर्कर्स के साथ मिलजुल के बैठ के काम नहीं कर रहे होते हैं या उनसे कोई मदद नहीं लेते हैं, उनको कोई मदद नहीं करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? हमारा प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ये सारी चीजें, दैट इज नथिंग बट इरिटेबिलिटी एक रीजन है जिससे अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स पे ये सारी चीजें असर करती है। नेक्स्ट इज नथिंग बट लॉस ऑफ इम्यूनिटी। ये लॉस ऑफ इम्यूनिटी का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी ये शब्द का मतलब है यानी हमारी शरीर से जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो कम हो जाएगा तो क्या होगा? हम बहुत जल्द अक्सर बीमार होंगे।
अगर आप अपना खुद का बचपन याद करें तो आप क्या जल्दी जल्दी बहुत बीमार होते थे अपने बचपन में? कभी नहीं ना, बहुत कम हुआ करते थे, राइट? क्या पर ये चीजें आजकल के बच्चों के साथ होती है? ऑफ कोर्स होती है कि नहीं? बच्चे बहुत जल्द, थोड़ा सा क्लाइमेट क्या बदल गया, बाहर का ठंडा क्या खा लिया, या आइसक्रीम खा ली, या कुछ गलत खा लिया, तो पेट खराब, कभी बुखार, कभी ये, कभी चीजें, सर्दी, क्या क्या चीजें हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना, इम्यून सिस्टम वो वीक होते जा रही है बच्चों की, और इसी के कारण आप देखेंगे यही चीज है, सिर्फ बड़ों की, बच्चों की नहीं, बड़ों की भी इनफैक्ट इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण बहुत जल्दी अक्सर हम लोगों के अंदर बीमारियां होने लगती है, राइट? लॉस ऑफ इम्यूनिटी। आज से 25 साल पहले घरों में कितनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हुआ करती थी? हार्डली गिन के 1 या 2, रेडियो या तो फिर टीवी, है कि नहीं? रेडियो भी क्या सबके घर में था? यस था। पर क्या टीवी सबके घर में था? नहीं ना। टीवी मोहल्ले में किसी के एक के घर में हुआ करता था, और जब हमारा संडे के दिन फेवरेट प्रोग्राम्स होते थे, सीरियल्स होते थे, हम सब उस घर में जमा नहीं हो जाते साथ में, है कि नहीं? जमाओं के साथ में बैठ के वो सीरियल देखते थे मिलके। आज के टाइम में कितने टीवी है घरों में? हर रूम में एक टीवी। घर का तो छोड़िए, हर एक रूम में एक टीवी है कि नहीं, राइट? जो पहले मोहल्ले में एक टीवी हुआ करता था और सब मिलके साथ बैठ के टीवी देखते थे, मोहल्ले के 4-5 घर आपके साथ में बैठ के टीवी देखते थे। आज के घर का रूम अलग, तो उधर बेडरूम में टीवी अलग, बड़ों के रूम में अलग, माँ बाप के रूम में अलग, हॉल में अलग, 2 से 3 टीवी तो कम से कम हर एक घर में पाए जाते हैं, राइट? तो यही सारी चीजें, अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फ्रिज, एसीज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ब्लूटूथ स्पीकर्स, ब्लूटूथ और वाईफाई राउटर्स और सारी चीजें, इन सब चीजों की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का जो पॉल्यूशन हमारे बीच फैल रहा है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है, इसी पॉल्यूशन को कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉल्यूशन, राइट? इलेक्ट्रो पॉल्यूशन, इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं डर्टी इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ये सारी चीजें। दिल्ली में स्मॉग है, सब जानते हैं स्मॉग क्यों है? वो स्मॉग प्रदूषण है, एक तरह का कोहरा जो फैला हुआ है, प्रदूषण है। वो क्यों है? बिकॉज दिल्ली में पहले ही जो फैक्ट्रीज में से, चिमनी में से धुआं निकल रहा है, उसके कारण प्रदूषण है। गाड़ियों के इंजन एग्जॉस्ट में से जो धुआं निकल रहा है, उसके कारण जो प्रदूषण हो रहा है। सिगरेट स्मोकिंग का धुआं बोल लीजिए, और तो और दिल्ली के आसपास के प्रदेश में से जो भी कचरा जलाया जाता है शहरों में, आसपास में सारी चीजों का जो कचरा जलता है डंपिंग ग्राउंड्स में, उससे जो प्रदूषण हो रहा है, ये सारी चीजों के कारण स्मॉग है। और क्या हो रहा है इसके असर? क्या आपको पता है दिल्ली जैसे शहर में आज जो लोग रह रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में, उनका कम से कम, दिल्ली शहर का गवर्नमेंट खुद कहती है कि लोगों का 10 साल कम हो गए हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, राइट? लोग घरों से बाहर निकलना प्रेफर नहीं करते, वो अगर निकलते हैं तो मास्क पहनते हैं, या सांस लेने में तकलीफ होती है, कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है। ये जो है ना, ये स्मॉग है। और इलेक्ट्रॉनिक चीजों के जरिए जो होने वाला प्रदूषण है, जो एनवायरनमेंट जिसमें हम रह रहे हैं, इतने सारे जिस रेडिएशंस के कारण जो पूरा स्मॉग जब बढ़ रहा है हमारे आसपास में रहा है, उस स्मॉग जैसे जो पॉल्यूशन को कहा जाता है इलेक्ट्रो स्मॉग, राइट? यानी कि जैसे हमने क्या पहले कहा, इलेक्ट्रो पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए, और इसके कारण जो भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए जो जनरेट हो रहा है, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रो स्मॉग, राइट? ये सारी चीजें हैं, लोगों के आप जरूर शेयर करिए, उनको अवेयरनेस दीजिए, उनको बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये सारी चीजों के कारण। आज से कुछ साल पहले जब ये पानी के बॉटल्स, पैकेज मिनरल बॉटल्स जो है, ये लॉन्च हुए थे, तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि कोई 20 रुपया खर्चा करके पानी का बॉटल पानी पिएगा? किसी ने नहीं सोचा था, राइट? सब नल का पानी, मटके का पानी, जो भी मिल जाता स्टेशन, बस स्टैंड पे, वही पी रहे थे, अपने घर से बॉटल कैरी करते थे। पर जब से ये अपोज किया, पहले लोगों ने इसको अपोज किया कि नहीं, हम क्यों पैसा खर्चा करके, पानी भी कोई पैसा खर्चा करने की चीज है जिसके ऊपर, पर आज कितने लोग इसको खर्चा करते हैं, इसके ऊपर पैसा? सभी लोग करते हैं। बाहर निकलते तो पानी का बोतल घर के लेके चलते हैं, पर अगर पूरी भी हो जाए तो उसके बाद क्या आप कोई नल से या किधर भी सड़क के किनारे टैप से पानी भर देते हैं, मटके से? नहीं ना, आप दुकान में जाके बिस्लरी जैसी चीजें ही लेते हैं, राइट? मतलब आज 20 रुपया खर्चा कर लेते हैं आप साफ पानी पीने के लिए। एक वक्त आएगा कि जब पॉल्यूशन इतना जो है ना, इसके कारण लोगों को अच्छे ऐसे हॉस्पिटल्स में जाके एक उधर ऑक्सीजन चेंबर्स बनाए रहेंगे, जो मुझे फ्यूचर दिख रहा है, और हो भी रहा है। ऑक्सीजन चेंबर्स बनाए जाएंगे जहां पर लोगों को ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए 15 मिनट के लिए पैसे देने पड़ेंगे, कि अगर आपको साफ ऑक्सीजन ब्रीथ करना है, सांस लेनी है, तो ये हमारा ऑक्सीजन चेंबर बनाया हुआ है, 15 मिनट के लिए आपको इतने 500 रुपए देने पड़ेंगे, आप साफ ऑक्सीजन ब्रीथ करके बाहर आइए। क्यों? क्योंकि बाहर इतने प्रदूषण है, और ये फ्यूचर है, होने वाला है, ये बहुत जल्द ऐसे भी चीजें होने लगेंगी, तो ये सारी चीजें अक्सर हो सकती है, राइट? क्यों? बिकॉज इतना पॉल्यूशन लोगों के बीच फैल रहा है। तो यही इसी तरह का एग्जांपल्स देके आप लोगों को तो बताइए कि कितने ही आसपास में जो हमारे रेडिएशंस के जरिए, मोबाइल टावर्स के पास रह रहे हैं या जो भी है, इतने से जरिए जो रेडिएशंस के जरिए जो पॉल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए और ये सारी चीजों का, तो हम जिस पॉल्यूशन में रह रहे हैं उससे बचना हमें जरूरी है। उसके लिए अगर हम आज ही कदम उठाएंगे, अपने घरों में एक एनवायरो ग्लोब या मोबाइल पे अपने एनवायरो चिप लगाएंगे, तो उससे हम रेडिएशन से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड, सुरक्षित रख सकते हैं। आप ये लोगों को जरूर जानकारी दीजिए। नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम इज नथिंग बट बिहेवियरल प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स ये
सिर्फ बच्चों में ही नहीं देखा जाता है पर साथ ही साथ बड़ों में भी देखा जाता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम। इससे आप देखेंगे अक्सर माँ बाप जो है ना वो अपने बच्चों के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनके बच्चे इतने जिद्दी क्यों हैं, इतने गुस्से वाले, इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं। अगर हम अपना खुद का बचपन याद करें तो हमें नए कपड़े नए खिलौने कब मिलते थे? साल में एक बार, हमारे जन्मदिन पे, राइट? और या तो ज्यादा से ज्यादा दिवाली पर, है कि नहीं? और हम उसे साल भर चलाते थे। पर क्या ये चीजें आजकल के बच्चों के साथ होती है? नहीं। उन्हें जितने बार दुकानों में जाते हैं, बाहर जाके मार्केट में नई दुकान, शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट में जाते हैं, कुछ खिलौने कपड़े देख लिए और वो अगर नहीं लेके दे तो क्या करते हैं? वो जिद करते हैं, रोने लगते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से हमें उनकी जिद पूरी करनी पड़ती है। कितने एग्रेसिव, कितने जिद्दी, गुस्से वाले हो जाते हैं बच्चे, है कि नहीं? आपने देखा है उनके बिहेवियर में कितने प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो यही सारी चीजें आप जब इसको रिलेट करके बताएंगे एग्जाम्पल्स के तौर पे, आप समझ सकते हैं। और यही चीज है, चलिए आप उनको बच्चों को खिलौना लेके दे भी दे, पूरा भी कर दे, उनकी जिद पूरी कर दे, उस खिलौने से वो आके बच्चे कितने देर खेलते हैं? 2 दिन कि 1 दिन, या फिर शायद सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटे, 2 घंटे 1 घंटे, है कि नहीं? उसके बाद बच्चों को क्या दिया जाता है हाथ में? मोबाइल फोन्स, या बच्चे खुद ही मांगते हैं, हम खुद ही देते हैं। इस मोबाइल फोन्स पे बच्चे क्या खेलते हैं? पहले तो ऑफलाइन गेम्स खेलते थे, कैंडी क्रश, टेम्पल रन जैसी चीजें, जिसके लिए नेट की जरूरत नहीं थी। गेम इंस्टॉल कर दिया था, ऑफलाइन में भी गेम्स खेल सकते थे, जो कुछ वक्त तक सेफ भी था। पर आज के टाइम में क्या वो खेलते हैं ये सारी चीजें? नहीं, आजकल ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। क्या नाम है उस ऑनलाइन गेम्स का? पबजी, है ना? ये सारी चीजें हैं। तो ये जो, अरे बाप रे, नहीं प्लीज मत खेलिएगा ऐसा कोई गेम्स। थैंक यू सो मच। ये ऑनलाइन गेम्स ऐसे बहुत रिस्की हैं, प्लीज। वो बच्चों को बहुत माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं और एडिक्ट बना देते हैं बच्चों को। तो प्लीज ये बच्चों के गेम्स पे आप निगरानी रखिए, वो क्या गेम्स खेल रहे हैं, किस प्रकार के गेम्स ऑनलाइन मोबाइल पे खेल रहे हैं। अगर छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा चीजों का, राइट? ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। कहने के लिए ऑनलाइन गेम्स जो बच्चे खेलते हैं उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। घर में अगर है तो वाईफाई है उनके लिए, अगर घर के बाहर है तो 4G कनेक्शन चाहिए। और जब ये ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होते हैं इतने सारे और बच्चे खेलते हैं तो क्या वो आधा घंटा या 1 घंटा खेलते हैं? नहीं, लगातार 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे खेल रहे होते हैं। और जब वो लगातार इतने देर मोबाइल पे गेम्स खेल रहे होते हैं तो आपको पता है इनकी वजह से बच्चों के ऊपर क्या असर होने लगते हैं? फिजिकली इनएक्टिव, मेंटली इनएक्टिव और सोशली इनएक्टिव। फिजिकली यानी शारीरिक तौर से इनएक्टिव हो जाते हैं, वीक होते हैं। मेंटली यानी दिमाग से इनएक्टिव यानी वीक हो जाते हैं। और सोशली इनएक्टिव यानी अपने ही समाज में इनएक्टिव है, वीक होने लगते हैं। माहौल में अपने रहने वाले जो लोग के साथ है घुल मिलना बंद हो जाता है। इन सबके एग्जाम्पल्स दूंगा जब से आपको। फिजिकली इनएक्टिव, अगर हम अपना बचपन याद करें तो हम बचपन में बाहर जाके मैदान में क्या खेलते हैं? क्रिकेट, गिल्ली डंडा, लुका छुपी, लंगड़ी, कबड्डी, खो खो, बहुत सारे ऐसी चीजें खेलते थे मैदान में जाके, जिससे हम एक्टिव थे फिजिकली। क्या आजकल के बच्चे ये चीजें खेलते हैं? नहीं। अभी डिस्कशन हुआ, गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और ये सारी चीजें वो खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो फिजिकली इनएक्टिव है। पहले के जमाने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्हें ये जो जोड़ों का दर्द होता, जॉइंट पेन्स घुटनों में या हाथों में, शोल्डर पेन्स, ये सब कब होता? 70 से 75 साल की उम्र में, 70-75 ईयर्स में। आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पर आ गया? 50 साल की उम्र में। और अब कहाँ पर है? 35 से 40 साल की उम्र में है, राइट? 35 से 40 साल की उम्र में। सीढ़ियां होने के बावजूद हम प्रेफर करते हैं कि हम लिफ्ट से जाए ऊपर, भले ही 1 माला क्यों ना चढ़ना हो, पर 1 माला हम नहीं चढ़ते और हम सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट प्रेफर करते हैं कि हमें घुटनों का दर्द है ना हो जाए या तक जाएंगे इसके लिए। कहने के लिए हम वीक होते जा रहे हैं। यही बच्चे आज के टाइम में जो इतना मोबाइल पे गेम्स खेल रहे होते हैं, सोचिए जब ये 20 से 25 साल के होंगे तो क्या इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे कि नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। इसी से चीज मुझे याद आई है, कितने लोग यहाँ पर सप्लीमेंट्स लेते हैं? नोनी जूस, मल्टीविटामिन, कैल्शियम्स, राइट? सब लोग लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? मुझे तो सबके सब एकदम बहुत हेल्दी, तंदुरुस्त लग रहा है। फिर क्या जरूरत है? मैम आप ही बताइए, क्यों लेते हैं आप ये? सर इम्यूनिटी वीक हो रही है, हमें डे टू डे लाइफ में उतने फिट हम महसूस नहीं करते अपने आप को जितना हमें होना चाहिए। एब्सोल्युटली यस। आपने भी हाथ ऊंचा किया था, क्यों लेते हैं? इम्यूनिटी के लिए लेते हैं। पीछे से भी हाथ ऊंचा किया था, क्यों लेते हैं? पीछे से, यस सर। ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ में क्योंकि जो फूड सप्लीमेंट है, बैठ के बताइए, कोई बात नहीं। फूड सप्लीमेंट सर जो हमारे खाने में हमें जो चीज़ नहीं मिल पाती है जी, जो सारी चीज़ की हमारे शरीर को जरूरत होती है वो चीज़ हम नहीं ले पाते, तो उन सब चीज़ों को कमी को पूरा करने के लिए एब्सोल्युटली बहुत सही जवाब दिया सर ने कि आज के टाइम में जो हमें सप्लीमेंट्स देते हैं, हम हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं, घर पे खाना भी खाते हैं, पर आज के दौर में जो हम खाना खाते हैं उसमें सारे पौष्टिक आहार हमें नहीं मिलते। जो कमी है वो कमी यानी कि गैप को फुल करने के लिए, पूरी करने के लिए हमें सारी चीजों के अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट्स लेते हैं, राइट? अगर हम हेल्दी हैं, तंदुरुस्त है तो भी। तो ये तो बात हो गई सप्लीमेंट्स की। तो हम दवाइयाँ क्यों लेते हैं? जब कब लेते हैं दवाइयाँ? जब हम बीमार पड़ते हैं तभी। क्या हम बीमार नहीं है तो हम दवाई लेते रहेंगे, गोली ऐसी लेंगे? नहीं ना, नहीं लेते। जब हम बीमार पड़ते हैं तभी हम दवाई लेते हैं। तो यही फर्क है सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में। सप्लीमेंट्स हम अपने आप को हेल्दी फिट रखने के लिए लेते हैं, दवाइयाँ हम सिर्फ हमारे जब बीमार होते हैं तब लेते हैं। मोदी केयर एनवायरो चिप जो है ना, ये भी एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है,
यहाँ पर कोई कैप्सूल या टैबलेट नहीं जिसको पानी के साथ खा जाओ और निकल जाओ। इसको मोबाइल पे लगाना है किस तरह से, इस तरह से, जैसे मोबाइल के बैक साइड में लगाया हुआ है और मोबाइल के बीचों बीच लगाना है, ना कि एकदम ऊपर ना कि एकदम नीचे। उसकी भी एक वजह है, क्यों? क्योंकि ऊपर आप देखेंगे कैमरा है, फिंगरप्रिंट सेंसर, तो उसके सर्किट्स यहाँ पर है। नीचे बैटरी होने के कारण, नीचे बैटरी है और जो मोबाइल की एंटीना के सर्किट्स है वो बीचों बीच होने के कारण इसको बीचों बीच मोबाइल के बैक साइड में लगाया जाता है, ना कि एकदम ऊपर ना कि नीचे। पहले के जमाने में एंटीना मोबाइल में अलग से एडिशन हुआ करते थे, अगर सिग्नल नहीं होता तो हम एंटीना खींच लेते और बात करते। आज के टाइम में आपको कहीं पर भी एंटीना दिखाई दे रहा है फिजिकली? नहीं ना, वो इनबिल्ट है। तो इसी के कारण ये चिप भी यहाँ पर लगाया जाता है। मुझे गुजरात में एक कंसल्टेंट ने पूछ लिया, सर मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत स्ट्रेस आता है, तो क्या मैं एक एनवायरो चिप अपने हस्बैंड के सर पे लगा दूं ताकि मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाए? मैंने कहा वो एनवायरो चिप का काम नहीं है। एनवायरो चिप मोबाइल में से निकलने वाले रेडिएशंस को कम कर सकता है, उससे आपको बचा सकता है, रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकता है। हस्बैंड से आने वाले स्ट्रेस के लिए आप उनको अच्छा खाना खिलाइए, बाहर घूमने के लिए लेके जाइए और उनको खुश रखिए, है ना। मजाक कर रहा था, जस्ट थोड़ा सा बहुत सीरियस हो गए थे सब एकदम, इसके लिए रेडिएशन से बहुत डरे हुए थे, इससे लग रहा था। चलिए, तो ये सारी चीजें अक्सर हमारे साथ होती हैं, राइट। सेकंड इज नथिंग बट मेंटली इनएक्टिव। अगर मेंटली इनएक्टिव के लिए मैम आपसे एक छोटा सवाल पूछ लेता हूँ, 80 + 40 कितना होता है? 120। झट से जवाब दे दिया, बहुत अच्छा है। हम जब ये कैलकुलेशंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग पे जोर डालते हैं। क्या पर आजकल के बच्चे ये चीजें करते हैं? नहीं करते। अगर आप बच्चों से छोटा सवाल पूछ लिए तो क्या हो जाएगा, बच्चे क्या करेंगे, झट से कैलकुलेटर लेंगे, मोबाइल ऑन करेंगे, कैलकुलेटर लेके कैलकुलेटर पे जवाब देंगे आपको और उसी पे जवाब देंगे। कहने का मतलब बच्चे अपने दिमाग पे जोर ही नहीं डालते। बच्चों को टेबल्स याद रहेगा, 5 2 10, 6 6 36, 25 × 25 625, 256 + 256 यानी 512। ये सारी चीजें वो इमीडिएटली थोड़ा बहुत बोल भी देंगे, बाय हार्ट किया रहेगा टेबल्स वो सब। पर कैलकुलेशंस के लिए ज्यादातर बच्चे अक्सर मोबाइल लेते हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। दिमाग पे जोर नहीं डालने के कारण क्या दिमाग तेज चलेगा? नहीं चलेगा। जितना दिमाग इस्तेमाल करेंगे उतना दिमाग तेज चलेगा। तो यही चीज है, बच्चे आज के टाइम में मेंटली इनएक्टिव होते जा रहे हैं, राइट। तीसरी चीज, सोशली इनएक्टिव। सभी के घरों में मेहमान आते हैं, तो जब आपके घरों में मेहमान आते हैं तो क्या आपके बच्चे आपके साथ और आपके मेहमानों के साथ बैठ के घुल मिल के बातें करते हैं? नहीं। उन्हें तो एक मौका मिल जाता है कि कब हम अपने पेरेंट्स का मोबाइल ले ले, माँ बाप का, और दूसरे रूम में चले जाए, कि नहीं। कई बार तो माँ बाप ही अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं कि भाई बच्चों जाओ, हमें बड़ों को आपस में बात करने दो, है ना। ये सारी चीजें। और तो और जो मेहमान के आए हुए बच्चे हैं उन्हें भी साथ ले जाते हैं, चलो भाई साथ में मिलके खेलते हैं, होता है कि नहीं। कहने का मतलब है कि बच्चे सोशली एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव कहाँ पर है? ऑनलाइन वर्ल्ड, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब जगहों पे वो एक्टिव है। अगर आप देखेंगे तो 10 साल की उम्र से लेके 28 साल की उम्र के बीच के जो ये एज ग्रुप है, बिटवीन 10 ईयर्स टू 28 ईयर्स, इसमें जो लोग बच्चे आते हैं या बड़े हो गए हैं इस साल में, ज्यादातर ये ऑनलाइन वर्ल्ड में एक्टिव है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। और हर एक घंटे में कुछ ना कुछ फोटोज, वीडियोस अपलोड करते हैं और वेट कर रहे थे कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, तो है कि नहीं। ये सारी चीजें, जब आप ये सारी चीजें देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, सोशली एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारे वक्त मोबाइल ही नहीं था। और आज उसी के कारण हमारी जो बचपन से जो हमारी आदत थी, आज हम मोबाइल पे एक्टिव हो रहे हैं। पर हम आज भी हमारे हम उम्र के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, अपना मन हल्का कर लेते हैं। हमारे दोस्त लोग को हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और हमारे दोस्त लोग उस प्रॉब्लम का साथ सॉल्यूशन देते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाते हैं। पर क्या आजकल के बच्चे ये चीजें प्रॉब्लम शेयर कर पाते हैं अपने लोगों के साथ, अपने उनके ही हम उम्र के दोस्तों के साथ? नहीं कर पाते। और इसी की वजह से उनके अंदर स्ट्रेस बढ़ते रहता है और यही स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन जैसी केसेस बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, 10 साल से लेके 28 साल के इस एज ग्रुप के ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे ज्यादातर डिप्रेशन केसेस पाए गए हैं, रेदर देन 40 से 50 साल की उम्र में लोगों को भी डिप्रेशन केसेस हो रहे हैं, पर बहुत कम, हार्डली 100 में 1 या 2 केसेस होंगे, पर ज्यादा केसेस इस एज ग्रुप में पाए जा रहे हैं, राइट। ये सारी चीजें हैं, फिजिकली इनएक्टिव यानी शारीरिक तौर से कमजोर, मेंटली इनएक्टिव दिमाग से कमजोर होना, और तीसरा सोशल इनएक्टिव, जो मैंने आपसे ये सब एग्जांपल्स मैंने आपके दिए। आप भी लोगों को इस तरह का शेयर करिए, लोगों को बताइए सारी चीजें, राइट। नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम इज नथिंग बट लो स्पर्म काउंट इन मेन, राइट। लो स्पर्म काउंट, अक्सर ये चीजें जेंट्स के साथ होती हैं, क्योंकि जेंट्स को अक्सर ये आदत होता है, ये जो अपना मोबाइल है ना, इसको अपने ट्राउजर पॉकेट्स में इस तरह से, पैंट पॉकेट्स में यहाँ पर आगे रख देते हैं या फिर पीछे रख देते हैं, ट्राउजर पॉकेट्स में, जीन्स में, यंगस्टर्स और सारी चीजें। जब आप ये अपना मोबाइल को इस तरह से ट्राउजर पॉकेट्स में रख देते हैं तो क्या होता है पता है, आप मोबाइल पे बात नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके मोबाइल में सिग्नल तो है ही है, और सिग्नल होने के कारण रेडिएशन जो उस वक्त मोबाइल में से निकल रहा है, तो उस रेडिएशन के कारण जेंट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे असर करता है, और जेंट्स के अंदर अप टू 30% स्पर्म काउंट कम होने के चांसेस, यानी कि रिस्क बढ़ जाते हैं। सिर्फ कम ही नहीं होते, साथ ही साथ जो स्पर्म की क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लगती है, यानी कि बैड स्पर्म क्वालिटी हो जाते हैं, और जिसके कारण
आप देखेंगे बहुत सारे आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ कपल्स इजीली कंसीव नहीं कर पाते, बच्चे पैदा होने में उन्हें कितने सारे तकलीफें होनी है, कितने सारी दिक्कतें हो रही है। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर मोहल्ले में इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, आईवीएफ सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। क्या किसी ने 25 से 30 साल पहले आईवीएफ सेंटर्स के बारे में कभी सुना भी था? किसी को पता भी था कि ऐसे कुछ होंगे? नहीं ना, किसी को पता ही नहीं था आईवीएफ सेंटर्स या कुछ। पर आजकल गली गली मोहल्ले में आईवीएफ सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, फॉर लेडीज फॉर जेंट्स दोनों के लिए, क्योंकि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स यानी कि बच्चों को बच्चे पैदा करने में जो तकलीफें हो रही है उन्हें, ये इसके कारण ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है, राइट। इन दिस इज बोथ फॉर मेन एंड वुमेन, लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए चीजें हो रही है। नेक्स्ट इज नथिंग बट हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जेंट्स को अक्सर आदत होता है ये अपना जो मोबाइल फोन है ना इस तरह से ऊपर शर्ट पॉकेट्स में रख देते हैं, और जब वो शर्ट पॉकेट या टी शर्ट पॉकेट में ऊपर शर्ट में रख देते हैं तो उसके कारण हार्ट पे प्रेशर आने के कारण जो पल्स रेट है, अपनी जो पल्स हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है। और जब ये हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है तो इसको कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट। आप चेक कर सकते हैं गूगल पे भी, इसको चेक करके वर्ड को डाल के। तो इससे जैसे हार्ट बीट जब इरेगुलर होते हैं तो इसके कारण हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ने के कारण आगे चल के बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस यानी हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, बीमारी होने के चांसेस जो है, रिस्क यानी कि हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं। नेक्स्ट इज नथिंग बट इंक्रीज्ड हार्ट रिस्क, राइट। ये सारी चीजें हैं, आप उनको बताइए जरूर, इंक्रीज्ड हार्ट रिस्क। नेक्स्ट इज नथिंग बट बर्थ डिफेक्ट। नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? बर्थ डिफेक्ट। ये अक्सर मैं औरतों के लिए बोलता हूँ बिकॉज घरों में औरतें इतना मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं, व्हाट्सएप और ये सारी चीजें घरों में इस्तेमाल होते वक्त साथ में घर में इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करती हैं। घरों माहौल में जो वाईफाई राउटर्स लगे रहते हैं घरों में, दिन भर रहते हैं औरतें घर में, उन्हें तो असर कर ही रहा है ये सब रेडिएशन। पर साथ ही साथ जब औरतें गर्भवती होती है, प्रेगनेंसी होती है, उस प्रेगनेंसी के दौरान जो पेट में बच्चा पल रहा होता है उस बच्चे के अंदर भी ये डिफेक्ट प्रॉब्लम्स होते हैं रेडिएशन की वजह से। एंड इस डिफेक्ट को कहा जाता है म्यूटेशन इन सेल्स। अब ये म्यूटेशन इन सेल्स का मतलब क्या? म्यूटेशन यानी कि MUTATION, म्यूटेशन इन सेल्स। एग्जांपल के तौर से समझाऊंगा, अगर आपके घर में टीवी चल रहा हो फुल वॉल्यूम पे, तेजी से चल रहा हो हाई वॉल्यूम पे, और अगर आपके अचानक से फोन बजता है तो आप क्या करते हैं? रिमोट लेके एक म्यूट का बटन दबाते हैं, और जैसे म्यूट का बटन दबाया तो आवाज पूरी तरह से जीरो हो गया, पूरी तरह से दब गया। इसी को कहते हैं म्यूट यानी कि दबा देना। जब औरतें प्रेगनेंसी के दौरान घर में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करिए और रेडिएशन से घिरे हुए रहते हैं तो उनके बच्चे के अंदर पेट में जो बच्चा पल रहा होता है ना 9 महीने के दौरान, उस 9 महीने के दौरान जो बच्चों के सेल्स डेवलप होने चाहिए, रिमेंबर 1,30,00,000 सेल, मुस्कुराहट, राइट। तो ये सेल्स जो बच्चे के अंदर डेवलप होने चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाते, सही तरह से ग्रो नहीं हो पाते, और इसी के कारण डिफेक्ट होता है म्यूटेशन इन सेल्स, जिसके कारण आप देखेंगे प्री मैच्योर डिलीवरीज होती है 6वें 7वें 8वें महीने में बहुत सारे। और अगर पोस्ट प्रेगनेंसी बच्चे पैदा भी हो गए तो आप देखेंगे पार्शियल डिफेक्ट्स होते हैं, किसी को एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को एक आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को दिमाग में कुछ इश्यूज है, किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम्स है, होल है, छेद है, ये सारी चीजें बहुत सारे अक्सर ये सारी चीजें होती है। हमें आज के टाइम में बहुत सारे NGO से कॉल आते हैं, पता है कि सर हमारे पास एक केस आया हुआ है, इसके लिए आप बच्चों के लिए प्लीज डोनेशन दीजिए, ये सारी चीजें हैं। क्या कभी आपने उसको क्रॉस वेरीफाई किया कि ये सच में पैसे मांगने का उनका काम है कि सच में ये सच केसेस होते हैं, राइट। ये सच में होते हैं। मेरे पास भी कॉल्स आते हैं, आप सबके पास भी आए रहेंगे, NGO से कॉल्स आते हैं ना कि सर ये हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे बच्चे एडमिट किए गए हैं, इधर के ये सारे। मेरे पास एक बार कॉल आ गया, मैंने उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए सारे डिटेल्स ले लिए, उस सामने जो फोन पे मुझे बता रहे थे NGO वाले जो थे, मैंने उसका NGO का नाम भी ले लिया, सारा नोट डाउन कर लिया, मैंने उनसे सारे डिटेल्स भी ले लिए, बच्चों का नाम, कौन से हॉस्पिटल में रखा है, क्या बीमारी हुई है, कौन डॉक्टर उसे इलाज कर रहा है, सारी ले ली। और वक्त मिलने पर मैंने कहा मैं डोनेशन सोच के बताऊंगा आपको, मैं तब करूंगा। पर मैंने जाके उसको क्रॉस चेक करने के लिए सच में उस हॉस्पिटल में मुंबई में गया और जाके वो इंक्वायरी किया तो सच में वहाँ पर बच्चे उस हॉस्पिटल्स में उनको इलाज चल रहा था और डॉक्टर के पास हमने जाके पर्सनली देखा तो सच में ये सारी चीजें हो रही हैं। कहने का मतलब NGO एक तरीका है जो डोनेशंस मांगते हैं बच्चों के इलाज के लिए, वो देना ना देना हर एक का अपना खुद का पर्सनल डिसीजन है। पर आज के दौर में ये सारी चीजें अक्सर होती हैं बिकॉज ऑफ रेडिएशन। जैसे कि मैं आपसे ये चीजें शेयर किया कि बच्चों के अंदर इतने सारे डिफेक्ट्स होते हैं, सारी चीजें अक्सर होती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जरूर शेयर करिए, उनको बताइए। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसी चीजें होने के चांसेस है ना बढ़ जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर, राइट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO कह रहा है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सब जानते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ब्रेन ट्यूमर और कैंसर होने के जो रिस्क है जो बढ़ सकते हैं। WHO भी ये नहीं कह रहा है कि 100% होगा ही होगा, पर कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के रिस्क बढ़ जाता है। अगर ये रिस्क भी है तो क्या आपको लगता है हमें रिस्क उठाना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं। जितना जल्दी हमें इसके बारे में जानकारी मिले हम उतना ही जल्दी उसको आगे उसका सॉल्यूशन भी देंगे। तो आप जब लोगों को ये सारी चीजें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने रखी है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, राइट,
ये स्ट्रेस के जरिए होने वाले जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, अगर आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स बताएंगे, शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि इनमें से कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो, किसी को सरदर्द की प्रॉब्लम हो, किसी को नींद ना आती हो, किसी को मेमोरी लॉस हो, किसी का चिड़चिड़ापन का किसका हो सकता है, ये हो सकता है किसके माँ बाप के साथ हो, किसी को बच्चों के साथ हो, किसका खुद के साथ, ये सारी चीजें हो सकती है, अपने आसपास में दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ये सारी चीजें हो सक रही होती है। जब ये सारी चीजें सबके साथ सेम नहीं है कि सबको सरदर्द ही होगा, सबको मेमोरी लॉस ही होगा, हर एक कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स लोगों के साथ हो रही है, आप उनको बताइए। वो जब बोलेंगे अरे हाँ ये मेरे साथ ये चीज हो रही है तो मुझे इसका सॉल्यूशन दीजिए, तब आप उनको सॉल्यूशन बता सकते हैं कि हमारे पास मोदी केयर में इसका सॉल्यूशन है। और क्या है हमारे पास मोदी केयर में सॉल्यूशन? इसका एनवायरो ग्लोब, राइट, जो आप घर में रख के अपने घर को रेडिएशन से प्योरीफाई कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी और इसका सेम मेन रीजन क्या है, मेन कारण क्या है? स्ट्रेस, यानी कि तनाव। और ये तनाव हमें मिलते हैं सारे जो हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको रब कर लूं, राइट, सबने देख लिया सारी चीजें। इस तरह से आप लोगों को प्रमोट करिए, उनको बताइए। नेक्स्ट इज नथिंग बट, अगर हम देखें तो WHO रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, ये मई 31, 2011 को फ्रांस में बनाया गया था और ये किसी एक देश के एक साइंटिस्ट ने नहीं बनाया था। अगर कोई सिंगल इंसान इसको बनाता तो हम शायद विश्वास नहीं करते, पर 14 देशों के 31 साइंटिस्ट, 14 कंट्रीज, 31 साइंटिस्ट, इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोगों ने मिलकर इसको स्टडी और रिसर्च करके बनाया रिपोर्ट और बताया कि जो मोबाइल रेडिएशन है, यानी कि EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स EMR आर पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या? पॉसिबली कैंसरियस, यानी कि कैंसर होने के जो चांसेस है, जो रिस्क है, वो बढ़ सकते हैं, राइट। और इन्होंने उसको ग्रुप 2B में क्लासिफाई किया। ग्रुप 2B जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में मोबाइल रेडिएशंस के अलावा लेड, क्लोरोफॉर्म, सिगरेट स्मोकिंग का धुआं और गाड़ी के इंजन एग्जॉस्ट का धुआं, ये सब मिला के इसको ग्रुप 2B में डाला गया है, जिससे रेडिएशंस और ये सारी चीज़ों से होने वाले जो हानिकारक असर है, हमें ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये कभी बनाया था? 31 मई 2011 को, और आज हम कहाँ पर हैं? 2020 में आ चुके हैं। इतने सालों के गैप के दरमियान आप देखिए, सारे लोगों तक अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके जानकारी नहीं है, तो कितने लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। लोगों को यही जानकारी दीजिए, उनको बताइए, राइट। साथ ही साथ एक मुंबई में प्रोफेसर है, प्रोफेसर गिरीश कुमार, जो मोबाइल एंटीना लैब्स में काम करते हैं। ही वर्क्स इन IIT सब जानते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पवई मुंबई में काम करते हैं, मोबाइल एंटीना लैब्स में, वो भी मोबाइल एंटीना लैब्स में। और वो कहते हैं कि जब हम अपना ये मोबाइल फोन को अपने कानों से इस तरह से लगा के 10 मिनट भी बात करते हैं ना, जस्ट 10 मिनट अगर बात करते हैं, तो हमारे दिमाग का जो टेम्परेचर है 2 डिग्री बढ़ जाता है, राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल के रेडिएशंस हमारे दिमाग में इतना गर्मी पैदा करते हैं, हीट पैदा करते हैं, कि उससे वजह से अंदर हमारे टेम्परेचर, दिमाग का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाता है। तो सोचिए कि अगर आप आधे घंटे, 1 घंटे कंटिन्यूस इस तरह से फोन पे लग के बात करते रहते हैं, तो इसके जरिए जो मोबाइल रेडिएशंस के जरिए आधे घंटे, 1 घंटे जो मोबाइल पे बात कर रहे हैं, इससे जो गर्मी पैदा होती है दिमाग के अंदर, इसके कारण ट्यूमर जैसे केसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो कहते हैं कि आप अपना दिमाग निकाल के किसी माइक्रोवेव ओवन में रख रहे हैं खाना गर्म करने के लिए, इतनी गर्मी पैदा हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन। तो ये सारी चीजें आप लोगों को शेयर करिए, इन्फॉर्म करिए, उनको बताइए, ये सारी चीजें होती हैं। सिगरेट स्मोकिंग सबको पता है कि इट इज इंजरियस टू हेल्थ, राइट, ये सारी चीजें हैं, पर ये सिगरेट स्मोकिंग कितना इंजरियस है, लोगों को जानकारी आने के लिए कितना समय लग गया पता है? 100-150 साल लगे, 150 साल लगे, तब जाके लोगों को पता चला कि सिगरेट स्मोकिंग कितना हानिकारक है। मोबाइल्स को आए हुए कितने साल हुआ है? हार्डली 20 से 25 साल या 30 साल। तो क्या हम उतना ही 120 साल वेट करेंगे जिसकी जानकारी हमें आगे मिले तब हम उसका सॉल्यूशन लेंगे? नहीं ना, हम आज से ही उसका हमारा सॉल्यूशन लेंगे। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो यही चीज है, लोगों को जानकारी दीजिए, बताइए। साइंटिस्ट कहते हैं मोबाइल आज के टाइम में 21 सदी का सिगरेट्स के बराबर है, राइट। मोबाइल रेडिएशंस जो है, मोबाइल को वो कहते हैं कि इट इज 21st सेंचुरी सिगरेट्स। ये साइंटिस्ट लोग आज के टाइम में मोबाइल को कंपेयर करने लगे हैं सिगरेट्स के साथ। यही सारी चीज़ों के साथ आप उनको बताइए क्या है चीज़ें, और उनके पास हमारे पास सॉल्यूशन है एनवायरो ग्लोब। एनवायरो ग्लोब कहाँ पर इस्तेमाल होता है? एनवायरो ग्लोब सबसे पहले इस्तेमाल होगा घरों में, गाड़ियों में, ऑफिस में, और आप जहाँ पर अगर घूमने फिरने जाते हैं तो अपने साथ अपने कैरी कर सकते हैं बैग में। होटल रूम्स में, जैसे कि मैं इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ, सब जगह ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ सब जगह पे, तो ऑफकोर्स डेमो के लिए तो मुझे चाहिए ही रहता है। तो साथ ही साथ मैं जब होटल रूम में जाता हूँ, मुझे पता है होटल रूम में वहाँ पर वाईफाई राउटर है, उनके बूस्टर्स लगे हुए हैं जहाँ से मुझे एंटीना में सिग्नल आ रहा है। हाँ, हो सकता है मैं जिस होटल में रहा हूँ उस होटल के पास में या बिल्डिंग के पास ही कोई मोबाइल एंटीना टावर हो सकता है, राइट। अगर वहाँ पर कोई